coefficient, temperature coefficient. Now, what do you mean by temperature coefficient? It is the ratio of two rate constants. Ratio of two rate constants at two different temperatures. Different temperatures at a difference of 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब किन्हीं दो टेम्परेचर के बीच में जो रेट कांस्टेंट का डिफरेंस है वो 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल K1 जो है वी आर एक्सप्रेसिंग फॉर 25 डिग्री सेल्सियस, तो K2 कितने पे होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस पे. तो 10 माइनस कर लो चाहे प्लस कर लो. तो सपोजिंग आई एम सेइंग दिस इज एट 35 डिग्री सेल्सियस, तो जो ये रेशियो होगा K 35 डिग्री सेल्सियस अपॉन K 25 डिग्री सेल्सियस, this is called as temperature coefficient. Did you get it? What is temperature coefficient? Yes, ma'am. इसकी जो वैल्यू होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट की, जनरली देखा गया है इट लाइज बिटवीन 2 to 3. जनरली इट लाइज बिटवीन 2 to 3. मतलब अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दें टेम्परेचर में तो हमारा रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा. ओके, तो अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी हुई, जनरली तो 2 and 3 के बीच में लाई कर रही है, बट अगर सपोजिंग किसी क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू ये है, तो तुम 2 रख सकते हो. यू कैन जस्ट कीप इट एज 2. फाइन. सो जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, बाय व्हाट फैक्टर rate constant will change if the temperature changes from 15 degrees Celsius to 55 degrees Celsius. Tell me by what factor will it change? Come on, solve करके बताओ. टेन डिग्री सेल्सियस से कितने का चेंज आता है? 16. यस, 16. ये देख लो कितना डिग्री सेल्सियस का चेंज है? 40 डिग्री सेल्सियस का चेंज है. तो यू कैन से ईच 10 डिग्री सेल्सियस पे डबल होता है. रेट कांस्टेंट डबल्स. क्यों डबल होता है? क्योंकि हमने अभी देखा टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 और 3 के बीच में से लाई करता है, तो हम सपोजिंग ले रहे हैं 2 कैलकुलेशन को. सो दैट मीन्स ये कितने टाइम्स चेंज होगा रेट कांस्टेंट? वोंट बी 2 to the power 4. Yes, ma'am. एंड 2 to the power 4 का मतलब कितना हो गया? 16. कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब आ सकते हैं हमारे पास में रिगार्डिंग दिस. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं. तो देखो कुछ और टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल इसी से रिलेटेड, मतलब काइनेटिक्स से ही रिलेटेड मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड. सो सपोजिंग देयर इज okay, so supposing there is a question given like for example
we go for another type of question for the reaction. Okay, for the two reactions, they have the same exponential factors. But activation energy differ by 24.9 kg per mole. Okay, what is the ratio of their rate constants? Calculate करो बताओ. What will be the ratio of their rate constant? ये kg नहीं होगा, किलो जूल होगा. How will you do it? देखो पहली इक्वेशन का लिखोगे तो क्या लिखोगे, log k1 is equal to log a minus EA1 upon 2.303 RT. दूसरी इक्वेशन का लिखोगे तो क्या हो जाएगा, log k2 is equal to log, उन्होंने बोला एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम है तो यहाँ log a लिखा, एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट है तो ये हमने लिख दिया. अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. Can we subtract the two equations? Can we subtract the two equations? Yes, ma'am. Yes, And ma'am. this will become EA2 upon minus sign था ना, तो EA2 upon EA1 and this is 2.303 RT. देखो सही किया है. Yes, ma'am. ठीक है. And supposing temperature बोला गया था 27 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्व करना है. So now can I write this is equal to log K1 upon K2? इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 24.9 किलो जूल दिया है, तो हम इसको जूल में कन्वर्ट कर दे तो ऐसे हो जाएगा. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 8.314. R into 300. Now can we solve it further? Yes, ma'am. Can you solve it further now, everyone? Yes, ma'am. Okay. तो अब तुम चेक करना है इसका जो आंसर, जो हमें रेशियो आएगा ना K2 upon K1, चेक करना. It should be near to 2.1 into 10 raised to the power 4. ये तुम्हें चेक करना है. ठीक है, नहीं आता है तो you will talk to me. So you'll tell me कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. So again there is an Arrhenius equation जहाँ पर इसकी वैल्यू है 4 into 10 raised to the power 13 second inverse and activation energy is given to me as 98.6 kilojoule per mole. Now अगर reaction जो है वो first order की है, so you have to tell me the temperature at which the half-life of this reaction becomes, half-life is 10 minutes. अभी solve करो ये खुद से. Temperature at which half-life becomes 10 minutes. Temperature at which the half-life is equal to 10 minutes. देखो A की वैल्यू पता है अपने को, EA की पता है, R पता है, T निकालना है.
लेकिन उस टाइम पे टी पे के का वैल्यू क्या होना चाहिए? ln 2/10 into 60 हो जाएगा. For first order reaction 0.693 upon t half is the value of this for first order reaction. Yes, ma'am. हमने लर्न किया था ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.693, बट यहाँ पर टाइम क्योंकि सेकेंड्स में है, इसको भी हम सेकेंड्स में करेंगे तो 10 into 60, तो log k 600. ये क्या हो गई, यहाँ पर हमने पुट करा 0.693 अपॉन 10 into 60, log a तुमको दे दिया है मैंने, दैट इज 4 into 10 raised to the power 13. EA की वैल्यू कितनी हो गई into this, एंड मैंने 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि नीचे वाला जो आंसर है वो सिर्फ जूल्स में आएगा. एंड देन t. So will you be able to solve for t? सारी वैल्यूज पता है, log तुमको निकालना आता है. Will you be able to solve for t now? Yes, ma'am. अब तुम्हारी Yes, ma'am. बारी है, तुम चेक Yes, ma'am. करना कि आंसर कुछ इस तरीके का आ रहा है या नहीं आ रहा है. उस क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस तरीके से पूछे जाएंगे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Last question we'll do for activation energy. The last question है supposing a first order reaction plot, reaction log k versus 1 by t is plotted, or a straight line of flow minus 6000 was obtained. Okay, now calculate the activation energy. ये ट्राई करो, एक्टिवेशन एनर्जी, और आंसर ना कैलोरीज में निकाल दो. इजी करने के लिए मैंने ये कर दिया. अभी ट्राई करो. बार बार एक ही इक्वेशन यूज करनी है. तो यहाँ से व्हाट शुड बी द स्लोप ऑफ द कर्व. इनको कंपेयर करें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन से, तो व्हाट शुड बी, minus EA upon 2.303 R. और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में -6000. तो कैन वी फाइंड EA Yes, ma'am. इनटू, क्योंकि कैलोरीज में बोला है तो R की वैल्यू कैलोरीज में कितनी होती है 2. अप्रोक्सीमेटली? यस 2, एंड देन 6000. तो तुम मल्टीप्लाई कर करके सॉल्व कर पाओगे. Yes, ma'am. 6 2s are 12, 12 2s are 24. सो राउंड अबाउट आंसर जो है हमारा 24 के आसपास आना चाहिए. एंड चेक करना, इट इज कमिंग आउट टू बी लगभग इतना किलो कैलोरी. ठीक है, अभी सॉल्व करना समझ में आया. अब देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ये कर लेते हैं हम लोग. तो कैटलिस्ट क्या करता है? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अब कोलिजन्स की वजह से कैसे तुम्हारा रेट इंक्रीज हो रहा है ये तो तुमने समझ लिया. कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट जनरली हम लोग कैसे यूज करते हैं? पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं. पाउडर्ड कैटलिस्ट यूज करने से क्या हो जाता है, क्या फायदा मिलता है? जो सरफेस एरिया होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है. पाउडर्ड कैटलिस्ट यूज करने से ये फायदा होता है कि जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है. ओके, अब सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, हम कैटलिस्ट ऐसा ही यूज करते हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो उस पे जो उसके सरफेस पे होते हैं, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे जाकर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं. दे गेट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो जाता है. मतलब अगर ये सरफेस ऑफ कैटलिस्ट है फॉर एग्जांपल,
तो रिएक्टेंट्स क्या होंगे, इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, एंड जैसे फॉर एग्जांपल ये बी है, तो ये बी इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, एंड इसमें so, अब देखो कन्वर्जन टू प्रोडक्ट, देखो क्या होगा, ये we can easily see कि दोनों पास पास में आ चुके हैं, तो we can say see this will convert to product, 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 ऐसे ये देखो ये वाला पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा। So can you see the product will increase? Yes, ma'am. कोलिजन इफेक्टिव हो गए एंड दे विल कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट में यही होता है, एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद मतलब इसमें एक्चुअली क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो होते हैं सरफेस ऑफ कैटलिस्ट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनका अलाइनमेंट बेटर हो जाता है, एंड बेटर होने की वजह से व्हाट हैपेंस, मोर कन्वर्जन टू प्रोडक्ट्स, मोर कन्वर्जन टू प्रोडक्ट्स। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, क्योंकि अगर कम कोलिजन भी हो रहे होंगे तो भी ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। सो व्हाट वी से इज द कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट decreases the activation energy of the reaction, activation energy of the reaction। ठीक है, तो जो पहले रिएक्शन थी हमारी, सपोजिंग ये थी रिएक्टेंट कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट, तो अगर हमारी पहले जो रिएक्शन थी वो ये थी, तो अभी भी एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से तो ज़्यादा हाई जाएगा, लेकिन पहले वाले से थोड़ा सा कम आ जाएगा। मतलब इफ दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, so this is activation energy with catalyst। कैन यू फॉलो? तो कम कट ऑफ जाएगा, ज्यादा लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उस वे में। तो अगर इसका एक्सप्रेशन लिखिए तो वही आर्हेनियस इक्वेशन ही यूज करेंगे। तो log of uncatalyzed rate constant and log of catalyzed rate constant will be equal to what, log a तो कॉमन हो जाएगा। now we will be left with what, 1 upon 2.303 RT, सेम टेम्परेचर के लिए करेंगे। So this will become E catalyzed minus activation energy of uncatalyzed। Can you follow this? Yes, ma'am. वही इक्वेशन हमने पुट करी, बट इस बारी एक कैटलाइज के लिए पुट करी, एक अनकैटलाइज के लिए पुट करी। जो हम लोग अभी तक कर रहे थे ना वही किया है। तो एक्चुअली में कैटलिस्ट का काम क्या होता है, मैथमेटिकली देखें तो इसका काम क्या होता है, वो इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे ज्यादा रिएक्टेंट्स जो होते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इज इट फाइन टिल हियर? और यहाँ तक के तुम क्वेश्चंस कर लोगे? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक नई चीज के ऊपर जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो मैंने पहले ही बताया था तुम्हें कि ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर ऑफ व्हाट ऑर्डर, First order. order. एंड यू नो व्हाट इज रिएक्टिविटी। एक बिग न्यूक्लियाई होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन्स का काम क्या होता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्शन को अवॉइड करवाना। बट अगर सपोजिंग छोटा सा न्यूक्लियस है, उसमें तुम प्रोटॉन्स डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो, तो एक टाइम आएगा जब न्यूट्रॉन्स भी उनको उनके रिपल्शन को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो जब बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं तो इट ब्रेक्स इनटू दिस। इसके साथ में जो छोटे छोटे और छोटे छोटे मतलब डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं अल्फा बीटा गामा बेस। So big nuclei breaks into smaller daughter nuclei. This process is only called as it is called as radioactivity. The big nuclei cannot sustain the inter repulsion between the protons, इसकी वजह से वो छोटे छोटे उसमें break कर जाता है। And we have already done कि it follows which order kinetics?
First order. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डिफरेंस लिखने वाले हैं बिटवीन रेडियो एक्टिव रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब हम रिएक्शन लिखते थे फर्स्ट ऑर्डर की, तो हम लोग कैसे लिखते थे? वी वर राइटिंग इट एज माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल टू Ka, ऐसे लिखते थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या लिखेंगे? ये देखो क्या हो रहा है, टूट रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन। जब हम एक नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है? देयर इज चेंज इन कंसंट्रेशन, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस। बट यहाँ पर क्या होता है? चेंज इन डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब कितने पार्टिकल्स टूट रहे हैं पर सेकेंड। सो इस जो हम चीज हम यहाँ पर ऐसे लिखते थे, वो यहाँ पर रेडियो एक्टिव रिएक्शन के लिए हाउ विल यू राइट? नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस हैपनिंग पर सेकेंड। ओके, और जो रेट कांस्टेंट होता है ना, उसको हम लोग यूज करते हैं विद द सिंबल लैम्डा एंड देन इनिशियल कंसंट्रेशन Na। दिस वे यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ, यहाँ पर K क्या होता है? व्हाट इज K? K क्या रिप्रेजेंट करता था? रेट कांस्टेंट। तो Rate constant. फॉर अ रेडियो एक्टिव रिएक्शन लैम्डा इज गोइंग टू रिप्रेजेंट, ये क्या हो रहे हैं? डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं, या फिर इसको तुम ऐसे बोल सकते हो डिके हो रहा है, टूट रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज डिके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बस यहाँ पर क्या समझना है? के की जगह लैम्डा यूज करेंगे। के इज रिप्लेस्ड बाय लैम्डा। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. नेक्स्ट जाओ। तो नेक्स्ट जाते थे तो हम क्या रिएक्शन करते थे? जब हम इसको लिखते थे, वी वर राइटिंग लॉग ऑफ सी नॉट, sorry, C naught by Ct amount used upon left is equal to Kt। तो एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? log of n नॉट जितना लिया था अपॉन nt जितना बचा है। K will be replaced by what term? Lambda. Yes. And n naught is representing number of particles at time t is equal to 0, जैसे C naught represents करता था ना concentration at time t is equal to 0, and similarly number of particles left at time t is equal to t। अब यहाँ पे हाफ लाइफ क्या होती थी? के टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 लिखते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या लिखोगे? यहाँ पे भी हाफ लाइफ आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? Yes, नोट ma'am. विल इट बी एवर कंप्लीट? कभी क्या ये रिएक्शन कंप्लीट होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये रिएक्शन भी, रेडियो एक्टिव रिएक्शन इज नेवर कंप्लीट, इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? एवरेज लाइफ तो निकाल ही सकते हैं। मतलब एवरेज लाइफ का मतलब क्या हो गया है कि जब हमारा 99% रिएक्टेंट जो है वो फिनिश हो गया हो। तो यहाँ पर भी 99% रिएक्शन कब फिनिश होती है? जब टाइम कितना रह जाता है? टाइम इज 1/k। तो यहाँ पर हमारा एवरेज लाइफ क्या हो जाएगा जब टाइम कितना रह जाए? व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस? दैट इज 1 upon lambda. 1 upon lambda. तो बस अब समझ में आ रहा है, कभी भी रेडियो एक्टिव का क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहाँ डीके कांस्टेंट अगर लिखा हुआ आएगा तो तुम समझ जाओगे ना डीके कांस्टेंट मींस व्हाट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर हम बोलते थे रेट ऑफ रिएक्शन, दिस वाज रिप्रेजेंटिंग रेट। यहाँ पर हम बोलते हैं एक्टिविटी। जो वहाँ हम बोलते थे रेट, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना टाइम। तो यहाँ पर हम बोलते हैं एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के लिए हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी, दैट इज नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो अब जैसे रेट के यूनिट्स होते थे उसी तरीके से एक्टिविटी के भी यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। तो इसके भी यूनिट्स होते हैं, और इसके जो यूनिट्स होते हैं
ये क्या होते हैं, दैट इज इक्वल टू, दिस इज 3.7 into 10 raised to the power this disintegrations, मतलब इतने particles टूटे per seconds, disintegrations per seconds, and this is also represented after the name of the scientist. जैसे उसके लिए प्रेशर के लिए हम पास्कल बोल देते हैं, जूल बोल लेते हैं एनर्जी के लिए, दे आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो यहाँ पर भी हम लोग साइंटिस्ट के नाम को भी कई बार यूज करते हैं। सो दैट इज लाइक बेक्वेरेल, क्यूरी, रदरफोर्ड। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं डीपीएस। और इन दोनों में से ये दोनों क्या है, क्योंकि ये पर सेकंड के लिए है, दीज आर योर एसआई यूनिट्स, these are the SI units of activity। ठीक है, तो अब तुम्हें यूज तो पता ही है ना, जैसे हमें कार्बन डेटिंग में यूज होता है रेडियो एक्टिविटी, यू नो अबाउट कार्बन डेटिंग, वेयर इट इज यूज्ड, वेयर इट इज यूज्ड। मैम फॉर कैलकुलेटिंग द एज ऑफ सम Age of fossils. फॉसिल्स और इन सब की Age of fossils. एज निकलने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा बायो नहीं आती, लेकिन एक एग्जाम्पल से हम करते कि हमने जब एक फॉसिल को देखा, मतलब जब चेक किया, तो सपोजिंग उसका वेट जो था वो था सपोजिंग 70 kg। ठीक है, एक फॉसिल हमें मिला, उसका वेट था 70 kg। तो सपोजिंग ये बोला जाता है कि जो 70% बॉडी का जो मास है वो उसकी बोन्स होती है, और फॉसिल में तो ज्यादातर बोन्स ही होती है। जब पर्सन, मतलब जो इस फॉसिल ने डिके करना स्टार्ट किया था, डिके करना स्टार्ट किया था, तो तुम्हें क्या लगता है उस टाइम पे उसकी बॉडी का वेट कितना रहा होगा? जब when it started decaying, decomposing, तो 100 kg. यस, तो अगर वो सपोजिंग 100 kg, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, फाइन, 100 kg था। अब उसमें से ये बोला जाता है कि जैसे हमको बोला जाएगा ना हमें कि मतलब इतना परसेंट आपका बॉडी कार्बोहाइड्रेट से बना है, कुछ कुछ इस तरीके से होता है। तो सपोजिंग इसमें से ये था कि 1% आपकी बॉडी में कार्बन है, तो कैन यू टेल मी कि इस बॉडी में कितना परसेंट कार्बन था जब इस बॉडी ने डिके करना स्टार्ट किया, तो उसमें कितना परसेंट कार्बन था? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम। अब कार्बन दो फॉर्म्स में होता है, तुम्हें पता है, C12 एंड C14। 12 and 14. 14 is 14 is a radioactive. radioactive one and it decays। तो सपोजिंग C14 1% था, 1% जितना भी कार्बन होता है बॉडी में उसमें से 1% C14 का कंट्रीब्यूशन होता है। तो C14 का हमने निकाल दिया, जब वो बॉडी ने डिके करना स्टार्ट किया होगा तो उस टाइम पर कितना C14 कार्बन होगा? इतना परसेंट देखो, Yes, ma'am. ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, इस फॉसिल में करंट डे पे जो भी उसमें से थोड़ा बहुत स्किन अटैच्ड होगा वो सब देख करके देख लिया कि इसमें कितना परसेंट कार्बन एक्चुअल में है। तो सपोजिंग इट केम आउट टू बी 1/4 into 10 raised to the power -2 kg करंट डेट पे। अब हमें एज निकालनी है करंट डेट पे, ठीक है। ये डिकम्पोज जब स्टार्ट हुआ था तब इतना था, अभी इतना है। तो अब हमें से करंट हमें निकालनी है, एज क्या होगी, तो क्या होगा, C14 एक हाफ लाइफ में कितने में कन्वर्ट होगा? आफ्टर 1 हाफ लाइफ इट विल कन्वर्ट इनटू दिस मच अमाउंट, एंड आफ्टर another half life it will convert into this much amount। so कितना half life यूज हुआ होगा इस 2 amount half lives. half life? And supposing I say the half life of C14 is supposing 5500 years, so can you now tell me yourself what will be the age of fossil? तो समझ में आया कैसे निकाली जाती है एज ऑफ फॉसिल? Yes, ma'am. ठीक है, बस इसी टाइप से हम लोग निकालते। तो आई गिव यू अ क्वेश्चन, तो सपोजिंग दिया हुआ है, एक क्वेश्चन के हिसाब से कर लेते हैं।
So the question is, amount of C14 in a piece of wood is 1/5 of that of fresh piece. 1/5 तो वो decrease हो चुका है. Okay, calculate the age of the wood piece if your half life of this is 5500 years. जरा try करो. You already know ना first order reaction follow करेंगे. तो first order reaction कैसे लिखते हैं? Lambda T is equal to 2.303 log of n naught upon nt. nt क्या दिया हुआ है? कितना बचा रह गया है? 1/5 of n naught. So lambda into t is equal to 2.303 log of n naught upon n naught divided by 5. देखो ऐसे लिख सकते हैं. Yes, ma'am. और लैम्डा को कैन आई